बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उबैद भट्टी में आपको खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे रिमार्क्स दे रहे हैं कि जिससे पाकिस्तानी शहरियों के जहन में अजीब व गरीब सवालात उठते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज के लेवल का ऐसा शख्स इस तरह की बातें कैसे कर सकता। ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जैसे आला इदारे की जो एक तकद्दुस होता है, एक मुकाम होता है, उसके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, उसके बारे में लोगों के जहनों में अजीब व गरीब सोच आ रही है, बल्कि दुनिया भर में ख़ास तौर पे जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के रिमार्क्स के बाद बहुत सारे संजीदा किस्म के सवालात उठ रहे हैं। जो भी चीज़ें मीडिया पर रिपोर्ट होती हैं, ज़ाहिर है पूरी दुनिया का मीडिया जो होता है उसके ऊपर नज़र रखता है। वो अलग बात कि वो उस बारे में उस तरह से कवरेज ना दे, क्योंकि अंदरूनी मामलात होते हैं। तो जो डेमोक्रेसीज़ हैं पूरी दुनिया में, या जो ममालिक हैं जो संजीदा रवैया रखते हैं, तो उनके लिए बेहतर यही होता है कि वहाँ पर दखल अंदाजी ना करें। लेकिन दुनिया सुन तो रही है, दुनिया देख तो रही है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, 2023 की स्लॉट में उन्हें चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना है, और वो किस तरह के बयान दे रहे हैं। केस तो सिर्फ ये था कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की अहलिया की लंदन में जायदादें हैं, उनके बच्चों के नाम पर जायदादें हैं। उनके बारे में एसेट रिकवरी यूनिट को ख़बर मिली कि इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जजेस की कुछ जायदादें मुल्क से बाहर हैं। उस पर हुकूमत ने सदारती रेफरेंस जो था वह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा ताकि पता लगाया जाए कि ये जायदादें जो हैं ये कहाँ से ख़रीदी गई। अब इसके ऊपर जज साहब का बनता था कि वो सवाल का जवाब देते कि ये जायदादें कब बनी, कैसे बनी, किन पैसों से बनी, तो मामला ख़त्म था। उससे जज साहब की इज़्ज़त भी महफूज होती, इस इदारे की इज़्ज़त भी महफूज होती, और मुल्क के अंदर लोगों में ये जो तासुर है कि ताकतवर या आला शख्सियात का एहतसाब नहीं हो सकता, कोई उनसे सवाल नहीं कर सकता, तो इस हवाले से भी लोगों के जहन तब्दील होते। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा पहले दिन से इस तरह की बातें कर रहे हैं कि बतौर पाकिस्तानी शहरी हम सब एक इज़्तिराब का शिकार हैं कि आखिर जज साहब को हो क्या गया। जज साहब का तो ऐसा पोस्चर है, एक ऐसा स्टेचर है कि उनको ज़ेब ही नहीं देता कि वो इस तरह की बातें करें। अब जज साहब ने जो कुछ कहा है, मैं आपको पहले वो थोड़े से रिमार्क्स बता देता हूँ जो रिसेंटली आज कल या इससे कुछ दिन पहले उन्होंने दिए, और उसके बाद बतौर पाकिस्तानी शहरी मैं मुअज़्ज़ज़ जज साहब को इज़्ज़त व एहतराम के साथ जवाब देना चाहता हूँ। तो वो कुछ बातें हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले हम उनके रिमार्क्स के ऊपर जो है वो नज़र डाल लेते हैं कि जज साहब ने क्या रिमार्क्स दिए। इससे पहले जब उनके खिलाफ सदारती रेफरेंस था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तब जो कुछ हुआ आप उसको वक्ती तौर पर छोड़ भी दीजिए। अब जब नज़र सानी दरख्वास्तों के हवाले से मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है फुल बेंच के सामने, तो जज साहब ने दरख्वास्त कर रखी है कि मेरी ये जो हेयरिंग है ये पूरी कौम के सामने लाइव टेलीकास्ट की जाए, ब्रॉडकास्ट की जाए। नेशनल टीवी भी करे, जो सरकारी टीवी है, और जितने बाकी हैं सब उसको ब्रॉडकास्ट करें। उस दौरान उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं उसमें सबसे पहला जो 2 मार्च को उनका बयान आया था, जिसमें उनका ये कहना था कि ऐसा लगता है कि आज हम पाकिस्तान में नहीं गटर में रह रहे हैं, यानी पाकिस्तान को उन्होंने गटर से तशबीह दी। उसके बाद मज़ीद आगे जो रिमार्क्स दिए उसके अंदर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने जजेस से ये कहा कि जहां आपको लगे कि मैं हद क्रॉस कर रहा हूं मुझे रोक दिया जाए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मेरे वकील मुनीर मलिक बीमार हैं, तो मुझे ख़ुद जो है वो इस पर वकील बन के दलाइल देने की जो इजाज़त दी जाए, और उनको इजाज़त भी मिल गई। हालांकि आम शहरियों के साथ ऐसा सलूक नहीं होता, और इस तरह के रिमार्क्स पर अदालतें, ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब तक कोई भी शहरी ऐसी हरकत करता तो उस पर तौहीन अदालत लगा चुकी होती और उसको जेल भेज चुकी होती। लेकिन जज साहब मुअज़्ज़ज़ हस्ती हैं, बड़ी शख्सियत हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो फिर ज़ाहिर अनटचेबल हैं कि उनको बहुत सारी चीज़ों पे जो है यहाँ पे कह लें कि इजाज़त है कि जनाब करें। अच्छा, उसके बाद जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने अपनी जो कहानी बताई वो 2 तारीख की, कि उसके अंदर उन्होंने अपना सारी जवाब देने की बजाय, जो एक होता है ना कि एक्चुअली आपसे पूछा कि आपकी जायदादें कहाँ हैं, मनी ट्रेल देते हैं, नवाज शरीफ की तरह जज साहब ने वो मनी ट्रेल देने की बजाय दुनिया जहान की हर एक बात कर दी, लेकिन जवाब नहीं दिया। उस 2 मार्च वाली उनकी जो समाअत थी उसमें कहते हैं जी इस्लामाबाद से सहाफ़ियों को अगवा कर लिया जाता है। सहाफ़ियों के अगवा पर वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं मुझे क्या मालूम, सहाफ़ियों पर तशद्दुद हुआ, किसी ने इंक्वायरी तक ना की, ज़िम्मेदारों का नाम बताऊँ तो मेरे ख़िलाफ़ रेफरेंस आ जाएगा। जज साहब जब इंक्वायरी ही नहीं हुई तो आपको ज़िम्मेदारों का नाम कैसे पता है। फिर उसके बाद कहते हैं जी सानिया मशरक़ी पाकिस्तान पर बात की जाए तो खामोश करा दिया जाता है। किसने खामोश करवाया जज साहब? हर दूसरा तीसरा पाकिस्तानी हर 16 दिसंबर को सकूत ढाका के मौके पर सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखता है, सवाल जवाब होते हैं, डिस्कशंस होती हैं कि कौन जिम्मेदार था।
क्या हुआ था, किसी ने किसी को खामोश नहीं करवाया, ये कहानियाँ आप क्यों फैला रहे हैं मार्केट में। उसके बाद इन्होंने कहा कि कायद आज़म और मेरे वालिद की रूह कब्र में तड़प रही होगी। एक तो जज साहब ज़बरदस्ती अपने वालिद साहब को कायद आज़म से जोड़ देते हैं अगर उनके साथ कोई राब्ता ताल्लुक़ वास्ता रहा। हालांकि इनके हवाले से और भी मार्केट में बहुत सारी कहानियाँ मौजूद हैं, मैं उनको खुद से तो क्रॉस चेक नहीं कर सकता या ये नहीं कह सकता कि उन कहानियों में कोई सदाकत है, जबकि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर उन अखबारात, उन किताबों का या उन खतूत का हवाला शेयर किया हुआ है जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के जो वालिद थे उनके साथ कायद आज़म का कोई मसला हुआ था, अनबन हुई थी। अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं कि लगता है कि आज हम पाकिस्तान में नहीं गटर में रह रहे हैं। उसके बाद जस्टिस काजी जो जस्टिस उमर अता बंदयाल उन्होंने कहा ये अदालत है और हमें मुकदमात के फैसले करने हैं, बेहतर होगा कि हम अपनी हदूद से बाहर ना निकलें। आपको किसी से मसला है तो उसे अदालत से बाहर ही रखें, कोई साफ़ी अगवा हुआ है तो उसका अलग से केस लाएँ। मतलब बनता भी यही है ना, आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सुमोटो लें, उस पर बुलाएं, हुकूमत को, इदारों को बुलाएं, जनाब उस पर बात करें, सवाल जवाब करें। जज होते हुए आपने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन अपने केस के दौरान, जबकि जो केस है आपकी जायदादों का और वहाँ पे आप दुनिया जहान की कहानियाँ सुना रहे हैं। फिर उसके बाद जस्टिस मंजूर मलिक ने रिमार्क्स दिए थे कि हर बात हर जगह करना मुनासिब नहीं होता, काजी साहब जज्बाती ना हो, केस पर फोकस करें। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने कहा कि मेरी ज़ात को भूल जाएँ, मुल्क के लिए जज्बाती हो रहा हूँ। जनाब मुल्क के लिए जज्बाती होना आज आपको याद आ रहा है? आप 2014 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। 2014 से 18 तक एक जमहूरी हुकूमत थी नवाज शरीफ की, उस दौरान पनामा केस आया, उस दौरान सैकड़ों करप्शन केसेस आए। आपका दावा है कि आप करप्ट प्रैक्टिस को रोकने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। आपने कितने सू मोटो नोटिस लिए थे, ज़रा हमें बता दीजिए कि आपने कौन सी करप्ट प्रैक्टिस उस दौर में रोकी थी। पनामा केस आया, उसके ऊपर क्या आपने नोटिस लिया था कि एक मुल्क के वज़ीर आज़म, सिटिंग वज़ीर आज़म के ऊपर सवाल उठा है, उसकी जायदादें मुल्क से बाहर निकल आई हैं, उसके बच्चों की निकल आई हैं, क्या आपने नोटिस लिया? आपके पास तो हुदैबिया पेपर मिल का केस, जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि नैब जो है वो जाके इस केस को ओपन कराए और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे क्योंकि ये मदर ऑफ ऑल करप्शन केसेस है, आपने ना तो वो सिर्फ केस बंद किया बल्कि आपने मीडिया पर भी पाबंदी लगाई कि कोई डिस्कस तक न करे, कोई इस पर बात तक न करे। ये है आपकी आज़ादी सहाफ़त, जो आप सहाफ़ियों की आज़ादी और इन सारी कहानियों का रोना रो रहे हैं जज साहब। ये तो ऐसे तो ना कीजिए जज साहब, अपनी ही बातों से आप इस तरह से रोगर्दानी करते हैं कि कहीं आप कुछ बताते हैं फिर। अच्छा, जज साहब ने, खैर ये तो हो गया, उसमें जज साहब ने ये एक बहुत बड़ा रिमार्क्स था गटर वाला। फिर उसके बाद जज साहब ने दोबारा जो मज़ीद हेयरिंग्स हुई उसके अंदर सुरीना ईसा जो इनकी अहलियाँ हैं, हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, जज साहब की अहलियाँ हैं, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून और शहजाद अकबर ने मेरे शोहर को जज के ओहदे से हटाने की कोशिश की। तो पॉइंट ये है मोहतरमा, पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि कुछ ओहदे ऐसे हैं कि जब उन पर इल्ज़ामात लगे उनको सफाई देना पड़ती है। दुनिया जो फर्स्ट वर्ल्ड है, जहाँ की आपकी जायदादें हैं लंदन के अंदर, जहाँ आप रहती हैं, पढ़ाती हैं, वहाँ पर यह होता है कि किसी पर इल्ज़ाम लगे तो वो सीट ही छोड़ देता है। लेकिन आपके शोहर जो हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, वो बैक वक़्त मुल्ज़म भी हैं, बैक वक़्त वकील भी हैं, बैक वक़्त जज भी हैं, कि वो अपने केस के अंदर आते हैं, मुल्ज़म भी हैं ख़ुद, और वहाँ पे आके वकालत करते हैं अपनी, और उसके बाद जज बनकर केसेस भी सुनते हैं और फिर हुकूमत के ख़िलाफ़ रिमार्क्स भी देते हैं। जो कि कुछ दिन पहले जब इन्होंने नोटिस लिया था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़, एक फ़ेक न्यूज़ पर, डॉन न्यूज़ की खबर थी कि वज़ीर-ए-आज़म ने अरकान असम्बली को 50 करोड़ के फ़ंड दिए हैं, उस पर नोटिस लिया, उस पर बेंच बन गया, उस पर समाअत हुई। तो उस दौरान आपके जज साहब ने वहाँ पर जो रिमार्क्स दिए और जिस तरह की तासुरात दिए, उस पर सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन ये कहना पड़ा कि जज साहब, आप और हुकूमत एक केस में पार्टी हैं, जिसकी वजह से आप हुकूमत के ख़िलाफ़, वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ कोई केस नहीं सुन सकते। उस पर भी आपने बहुत शोर शराबा किया था, बहुत शोर मचाया था। हालांकि ये तो असूली सी बात है कि आप और हुकूमत फरीक है और आप केसेस सुनते हैं, वहाँ पे ऐसे ऐसे रिमार्क्स पास करते हैं हुकूमत के बारे में कि पाकिस्तान की 73 साल बुराइयों की ज़िम्मेदार मौजूदा हुकूमत है, जिसको 2.5 साल हुए। इससे पहले की जो हुकूमतें थी वो मुल्क के अंदर अमन व अमान और जनाब आज़ादी सहाफ़त, हकूक़ और हर चीज़ जो है नहरें बह रही थी यहाँ पर मुल्क के अंदर, तो कोई बुराई नहीं थी जज साहब। तो कम से कम इस तरह की बातें ना कीजिए कि आपकी ज़ात के ऊपर सवाल उठें कि लोग ये सोचने पे मजबूर हों कि सुप्रीम कोर्ट का जज जो हाईली क्वालिफाइड होता है, क्या लेवल होता है इस पोस्ट का, उसके रिमार्क्स तलाल चौधरी जैसे हैं, उसके रिमार्क्स नवाज शरीफ जैसे हैं जो BA पास शख्स था और जिस तरह की बातें वो करता था कि अपनी मनी ट्रेल देने के बजाय दुनिया जहान की हर कहानी उसने खोल के सुना दी, और यही काम आप कर रहे हैं। हमारी नज़रों में तो ये था कि जज साहब आप एक वेल एजुकेटेड, आपकी अहलिया वेल एजुकेटेड, आपके बच्चे वेल एजुकेटेड, आपको दुनिया का पता है, बड़ी सोबर फैमिली है, कि शायद जो गरीब और भूखे नंगे लोग होते हैं वो इस तरह की कहानियाँ करते हैं जिनके पास जवाब नहीं होता। जज साहब आप भी क्या लोगों के जहनों में एक तासुर दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज इस तरह की कहानियाँ बताएगा, इस तरह की बातें करेगा। फिर अहलिया सुरीना इसे ने मज़ीद कहा, जी मेरे खिलाफ मीडिया में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बताइए कौन से टीवी चैनल ने प्रोपेगेंडा किया, हमें तो नज़र नहीं आया। फिर वो कहती हैं सुप्रीम कोर्ट FBR आते जाते हमारे वीडियो क्लिप बनाए जाते हैं। तो मोहतरमा बेवकूफ़ मत बनाइए हमें, आप काबिल एहतराम हैं,
आपके जो टाउट सहाफ़ी हैं असद तूर, मतीउल्लाह जान, तलत हुसैन और इस तरह के लोग, यही आपके वीडियो क्लिप्स बनाते हैं। उन्हीं को ज़रूरत होती है आपके आते जाते तस्वीर लेकर और लिखते हैं कि जनाब क्या बड़ी बात हो गई, पब्लिक कार पार्किंग में कार खड़ी कर दी, पब्लिक कार पार्किंग से वो आ रही हैं, पब्लिक इंटरेस्ट से वो जा रही हैं, उन्होंने ये कह दिया, फिर वीडियोज़ बनती हैं, फिर सवाल होते हैं काजी फ़ायज़ ईसा साहब से और आपसे, और अब आप यहाँ पर इस तरह की बातें कर रही हैं कि जी मेरी वीडियोज़ बनाई जाती हैं। तो मोहतरमा ये तरीक़ेकार बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन इस तरह की बातें मत कीजिए, ऐसी कहानियाँ मत कीजिए। फिर उसके बाद इन्होंने एक शहज़ाद अकबर पे जो सवालात उठाए कि जनाब 8,000 रुपये का मुलाजिम जो है वो हमारे जजेस पे उंगलियां उठाएगा। हुजूर वाला 8,000 रुपये अगर हलाल के कमाए हों, 8,000 छोड़े 800 रुपये भी हलाल के कमाए हों, तो करोड़ों अरबों रुपए अगर 2 नंबरी से कमाए जाएँ तो उससे हज़ारों गुना बेहतर होते हैं। जज साहब इस तरह की बातें मत कीजिए, अपना मजाक मत बनवाइए, खुदा का वास्ता है, आपके आगे हाथ जुड़े हुए हैं। जज साहब इस सुप्रीम कोर्ट की तौहीन मत कीजिए। आपने ही इस सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाया था, पानामा बेंच का भी, और उन जजेस के खिलाफ जो आप बातें करते रहे, जो एक खिलाफी नोट आप लिखते रहे। पानामा बेंच के अंदर अगर आपको याद ना हो, आपकी यादाश्त थोड़ी हो, तो पानामा बेंच जब बना था उसको नवाज शरीफ की हुकूमत हरासा करती रही, इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोगों से उनकी सर्वेलेंस करवाई जाती रही, यहाँ तक कि जस्टिस अजमत सईद शेख पर फायरिंग भी करवाई गई कि डर जाएं और नवाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात ना हो सकें। पनामा JIT के जो अरकान थे, सरकारी लोग, सरकारी अफसरान, उनकी फैमिलीज़ को इतना डरा दिया गया कि मजबूरन मुल्क से बाहर उनको शिफ्ट करना पड़ा। इस पर पूरी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर रिमार्क्स दे चुकी है। जज साहब आप कहाँ गायब थे, क्यों खामोश थे, क्यों चुप थे? तो जज साहब ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। और जज साहब जो आपने रिसेंटली रिमार्क्स दिए हैं, जिस तरह के मुल्क के अंदर ज़ियाउल हक का नाम नहीं लिया जा सकता, मशरक़ी पाकिस्तान की बात नहीं हो सकती, मुशर्रफ का नाम नहीं लिया जा सकता, जज साहब खुदा का खौफ करें, ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई परवेज़ मुशर्रफ बात करता है। ज़ियाउल हक की जमात, नवाज शरीफ उसकी पैदावार है, तो वही आपका महबूब है। उसके दौर में तो आपने कोई नोटिस नहीं लिया। हेलीकॉप्टरों पे उसके खाने जाते थे मरी, उस पर तो आपने बात नहीं की। इमरान खान पे तो आप कह रहे हैं कि ये वज़ीर आज़म हेलीकॉप्टर पे दफ्तर जाता है। कभी इक्का दुक्का सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से वो हेलीकॉप्टर पे गए हैं, वरना गाड़ी पे ही जाते हैं। उनका तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी बहुत कम है। उन्होंने खर्चे कम कर दिए वज़ीर आज़म हाउस के, वज़ीर आज़म ऑफिस के, कि इस मुल्क के हालात ठीक नहीं हैं। और आपका बुग़्ज़ इस कदर है कि आप उधर कहानियाँ सुनाई जा रहे हैं, और जिनके दौर के अंदर मुल्क के अंदर लूटमार हुई आपने कोई बात ही नहीं की। आपको एन बोथम की बॉल टेम्परिंग याद आ गई कोर्ट के अंदर। मतलब क्या तुक बनता है यहाँ पे वो कहानियाँ करने का। फिर आप टाउट कह रहे हैं उस शख्स को जिसने आपके खिलाफ एप्लीकेशन दी, शहजाद अकबर को जोड़ रहे हैं, वो धमकियाँ देने के साथ मुझे कत्ल कर दिएगा, मैं जन्नत में जाऊँगा, क्योंकि वो मिर्ज़ा इफ्तिखार हुसैन ने कहा था। उन्होंने तो जनरल बात की थी कि जिस किसी ने भी लूट मार की हो, जर्नैलों का भी नाम लिया था उन्होंने, सियासतदानों का भी लिया था। उन्होंने नहीं कहा कि हमें कत्ल करने का मंसूबा हो रहा है। आप तो फौरी हर चीज़ अपनी ज़ात पर लेके। तो जज साहब खुदा का खौफ कीजिए, हमारा एतबार इस सुप्रीम कोर्ट पर और इसकी जो एक स्टेचर है इस पर रहने दीजिए। हम पर रहम कीजिए, इस मुल्क पर रहम कीजिए। 71 गुजर चुका, मुल्क टूटा था, सबको पता है किसकी वजह से टूटा था। ये कहानियाँ बार बार मत लेके आइए, खुदा का वास्ता है, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक मत बनाइए। तो ये मेरा पैगाम, उम्मीद करता हूँ कि आप मोअज़्ज़ज़ जज साहब को बुरा नहीं लगेगा और आपको ये नहीं लगेगा कि यूट्यूब पर बैठ कर आपका मीडिया ट्रायल हो रहा है, और आप कुछ सोचेंगे इस बारे में कि आप में और तलाल चौधरी में कोई फ़र्क होना चाहिए। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।